तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज चैप्टर 8, ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या था कि अभी तक हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट समझा, बाकी चीजें समझी, मार्केट को समझा, रेगुलेटरीज को समझा, प्रोसेस को समझ लिया। उसके बाद हम लोग अगर एज अ कस्टमर को इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको एनईवी कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है, या नेट एसेट उसका क्या है, ये सब कैसे बताएंगे। तो ये सब चीजों पे अभी तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब बात आती है कि जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था लास्ट, कि मान लो किसी कस्टमर को अगर किसी एनएवी पे प्रॉफिट होता है तो कैसे होता है कि जो भी उसका नेट एसेट वैल्यू होता है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं कि उसका जो भी उसकी एनएवी है, एनएवी पे जो भी गेन्स हो रहे हैं उसे, यानी जैसे कल हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि किसी पर्सन ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करा तो उसको इतना गेन हुआ, डेप्थ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा तो उसको इतना गेन हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग एनएवी कैसे निकालेंगे किसी फंड की, या कोई कस्टमर है, या कोई भी किसी भी तरह का सिक्योरिटी है, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था। बट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कैपिटल गेन है, अभी तक हम लोगों ने टोटल आउटलेट में चेक किया कि यहाँ पे पार्टी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। बट अब हम लोग जो देखेंगे फर्दर, वो हमें देखना है एक तो कैपिटल गेन्स क्या होते हैं और डिविडेंड इनकम क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो सिंपल सा आप ये देख सकते हो कि इन्वेस्टर कैन अर्न रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन टू मेन फॉर्म्स। यानी कोई भी इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड मार्केट में किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको बेसिकली दो तरह के क्या होते हैं, रिटर्न अर्न होते हैं उसे, ठीक है। तो पहला होता है डिविडेंड इनकम और दूसरा होता है कैपिटल गेन्स। क्लियर है? यानी अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो या तो आपको डिविडेंड इनकम होगी या आपको कैपिटल गेन्स होगा। समझ में आया? यानी जो आपका प्रॉफिट है, अगर आप किसी को बताओगे तो या तो आप उसको इस तरह बोलोगे कि भैया मेरे को डिविडेंड इनकम हुई है, या फिर आप उसे बोलोगे कि मुझे कैपिटल गेन हुआ है। अब एक चीज सोचो कि अगर आपको डिविडेंड इनकम हो रही है, ठीक है, तो आपका पैसा इक्विटी में है या डेप्थ में है? अगर डिविडेंड इनकम हो रही है तो, और अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो बेटा मैंने आपको बोला था कि जो डिविडेंड इनकम होती है वो सिक्योर्ड इनकम में आती है। इक्विटी कैसे सिक्योर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा? इक्विटी में कोई गारंटी है? डेप्थ में हम लोग एक एश्योरेंस देते हैं ना कस्टमर को। तो जब भी डिविडेंड इनकम की बात हो रही है तो दैट मींस डेप्थ मार्केट का कोई इन्वेस्टमेंट है। और अगर हमारी बात हो रही है कैपिटल गेन्स की, कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ कि जो आपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया उसमें गेन हुआ, पर उसमें लॉस भी तो हो सकता है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लॉस क्यों नहीं मेंशन करा? क्योंकि ये बात कर रहे हैं रिटर्न्स की। लॉस कभी रिटर्न होता है हमें? लॉस हमारे में से हमारी प्रिंसिपल को डाउन करता है। इसीलिए उसने ये कहा आपको कि अगर मार्केट में, ठीक है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी सिक्योरिटी पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेसिकली दो तरह की आपकी इनकम होती है, या तो डिविडेंड इनकम होगी या कैपिटल गेन होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये बताएगी कि दोनों की दोनों जो है वो टैक्सेबल है। चाहे आपको डिविडेंड मिलेगा और चाहे आपको कैपिटल गेन होगा, यू नीड टू पे टैक्सेस। अब मान लो कि मैं टैक्स पे नहीं करना चाहता, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एक बार पहले हमने क्लास में डिस्कस किया था। दोबारा बोलना। हाँ, रिबेट लेंगे, बट किस कंडीशन में रिबेट मिलेगी हमें? अगर, हाँ, एटीसी में लेंगे, बट कंडीशन क्या है? देखो, अगर आपने ध्यान रखना, ये यूनिवर्स अभी फिलहाल जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब है और जो अभी हमारे इक्विटी लिंक जितने भी स्कीम्स हैं उनके रिलेटेड जो रूल है, वो रूल ये बोलता है कि इफ आपका पैसा इन्वेस्टेड है फॉर 3 इयर्स, ठीक है, तो ये 3 साल तक अगर लॉक इन में इन्वेस्टेड है तो 3 साल का जो भी कैपिटल गेन होगा, ठीक है, या फिर डिविडेंड इनकम होगी, वो क्या होगी? टैक्स फ्री। क्या होगी? यानी मान लो आज आपके पास क्या है, आपके पास 1 लाख रुपए है। कितने हैं?
आज कौन सा साल चल रहा है? 22। अब ये पैसा आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा? बोलो गाइस। मैं कह रहा हूं आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको इन्वेस्ट करना है, और आपको इस पर टैक्स बेनिफिट भी चाहिए कि आप ये चाहते हो कि ये पैसा, चाहे मैं इससे, इस पैसे से मुझे डिविडेंड इनकम हो और चाहे कैपिटल गेन हो, दोनों कंडीशन में मुझे जो इसमें गेन होगा उस गेन पे मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो क्या करूंगा मैं? तो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने पैसे को 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हो, यानी आपका पीरियड जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो देखो, ईएलएसएस उसका एक टाइप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईएलएसएस में ही टैक्स सेविंग मिलती है। ईएलएसएस जो है सिर्फ एक टाइप है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्टली कोई ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिले, तो आप डायरेक्टली बोलोगे मेरे को ईएलएसएस फंड चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि ईएलएसएस का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कोई भी स्कीम जो इक्विटी से लिंक करती है, जो इक्विटी से लिंक करती है और सेविंग स्कीम है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका लॉक इन पीरियड 3 साल हो जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से टैक्स बेनिफिट लेते हो। मान लो आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैंने उस 1 लाख रुपए के टाटा के शेयर खरीद लिए। किसके परचेज कर लिए मैंने शेयर? टाटा के। अब अभी चल रहा है 22, ठीक है। मैंने क्या करा कि इसे 25 तक स्टॉक्स को मेंटेन रखा, ना तो इन्हें बेचा ना कुछ करा, मतलब आज खरीद लिया और 2025 तक मैंने इनको होल्ड करके रखा, यानी मैंने सिर्फ 3 साल क्या मेंटेन किया? होल्डिंग मेंटेन करी मैंने। समझ में आएगा इस? तो 3 साल के बाद जब मैं इनको स्क्वायर ऑफ करूंगा या सेल करूंगा इन स्टॉक्स को, तो इस पे जो भी मुझे कैपिटल गेन होगा, ठीक है, मैं उस पे भी टैक्स एक्सम्पशन ले सकता हूं, बट आफ्टर 3 इयर्स। समझ में है? अब सोचो एक बात, ऐसा क्यों होता है कि जो भी हमारे ईएलएसएस फंड होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे ईएलएसएस फंड है उसमें लॉकिंग जो है ना 3 साल का है। मतलब अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपको पहले दिन, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपको पहले दिन ही पूरे 1 लाख पे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। बट जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि आपने शेयर परचेज करे, तो आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा पहले। आप वेट करोगे, वेट करने के बाद 3 साल के बाद आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ऐसा क्यों होता होगा कि ईएलएसएस में शुरू में मिल जाता है और शेयर हम या इक्विटी हम किसी की लेते हैं तो 3 साल वेट करना पड़ता है? ऐसा क्यों होता होगा, सोचो। सोचो गाइस। ईएलएसएस में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, मैं सिंपल, मेरा क्वेश्चन है कि जब आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको जितना भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको फ्रंट में यानी स्टार्टिंग में ही उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी अदर फंड में करते हो, ठीक है, तो आपको 3 साल वेट करना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। क्यों? कोई तो आइडिया लगाओ यार, कुछ तो बोलो, गलत ही तो बोलोगे और क्या होगा? चुनाव थोड़ी हार जाओगे। एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर। ईएलएसएस फंड क्लोज एंडेड फंड है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो 3 साल से पहले आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए गवर्नमेंट आपको पहले साल ही टैक्स बेनिफिट दे देती है। भाई, मान लो अदर फंड में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा, आपने गवर्नमेंट को बोला कि जी मैं इसे 3 साल तक निकालूंगा नहीं, और आपकी क्या गारंटी है?
गवर्नमेंट ने आपको पहले साल टैक्स बेनिफिट दिया, आपने अगले साल ही पैसा निकाल दिया, तो किसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? अभिजीत, आया कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिमाग लगाओ, देखो ईएलएसएस फंड नाम से ही पता है कि वो सेविंग स्कीम है, तो जो सेविंग स्कीम है उसमें जो गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई वो कंडीशन फॉलो होगी, यानी अगर आपने ईएलएसएस में पैसा लगा दिया तो समझना मेरी बात, आपने ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप अपने पैसे का टैक्स बेनिफिट शुरू में ले लेते हो। पहला बेनिफिट तो ये होता है आपको, ठीक है। अब मान लो अचानक से मुझे बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, मेरे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, ठीक है, और मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा? ये पैसा तो मेरा लॉक हो गया, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, मैंने ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अब मेरे को अचानक से पैसे की जरूरत है, मेरा पैसा तो लॉक है, मैं क्या करूंगा? इसको ब्रेक तो नहीं कर सकता ना मैं? गाइस, क्या करूंगा? एग्जैक्टली, इस पे हम लोन ले सकते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद ये मेरे को मिलना ही मिलना है। और अधिकतर देखो ईएलएसएस फंड हमेशा ना सिक्योर्ड फंड होते हैं, ठीक है, इन्हें कभी भी इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया जाता जिसमें रिस्क हो, क्लियर है? तो इस पे हम लोग सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं ताकि हमारा पैसे को हम यूटिलाइज भी कर सके, क्लियर है? तो ध्यान रखना, जैसे इन्होंने मेंशन करा कि डिविडेंड एंड कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे, बट अगर वो 3 साल तक इन्वेस्टेड हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। द इन्वेस्टर इन ग्रोथ प्लान वुड अर्न कैपिटल गेन और लॉसेस, देखो अब यहाँ आ गया, वो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वेन एवर वन सेल द यूनिट ऑफ द स्कीम, यानी जब भी आपको यूनिट सेल करते हो किसी स्कीम की, तो आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। If selling price of the scheme is more than purchase price of investor, capital gain and earn capital gain and vice versa, ये तो सबको पता यूनिवर्सल है कि अगर जिस प्राइस पे वो बेच रहा है वो लो है, या जिस प्राइस पे उसने खरीदा था वो हाई प्राइस थी, और वो जो बेच रहा है वो लो प्राइस पे बेच रहा है, या वाइस वर्सा यानी उल्टा, तो उसी कंडीशन में उसका कैपिटल गेन या लॉस डिसाइड होता है। तो अगर किसी कस्टमर ने सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा तो उसे लॉस होगा, प्रॉफिट? बोलो गाइस। गाइस, एक कस्टमर ने सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, प्रॉफिट हुआ, लॉस? प्रॉफिट, ठीक है, बस सेम चीज बता रहे हैं। अब उसे हम यहाँ प्रॉफिट नहीं बोलते, यहाँ हम लोग उसे सिक्योरिटी मार्केट में बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ऑन द अदर हैंड द इन्वेस्टर इन द डिविडेंड प्लान में गेट डिविडेंड एज एंड व्हेन डिक्लेयर्ड बाय द फंड एज वेल एज कैपिटल गेन एंड लॉसेस व्हेन वन सेल्स द यूनिट। अब क्या होता है, डिविडेंड क्या हो जाता है कि डिविडेंड आपको किस कंडीशन में मिलता है कि जब भी किसी कंपनी को कैपिटल गेन या लॉसेस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका डिविडेंड, क्लियर? ध्यान से समझना कि जो भी डिविडेंड आपको मिलते हैं वो डिविडेंड आपको क्यों देती है कंपनी। देखो पहली बात तो एक चीज समझो, डिविडेंड का मेन पर्पस क्या होता है देने का, सबसे पहला एक बेसिक पर्पस समझ लो इसका, ठीक है। मान लो आपकी एक कंपनी है ए और एक कंपनी है मार्केट में बी। ए कंपनी ने मार्केट में 15% का ग्रोथ दिया और बी कंपनी ने मार्केट में 16% का ग्रोथ दे दिया, तो आपको लगता है फर्स्ट ईयर के बाद जो ए कंपनी के कस्टमर है वो बी में जा सकते हैं? चांसेस हैं। अब क्या होता है कि मान के चलो अब ये जो इसने रिटर्न दिया है इसके लिए पूरा पूरा एनुअली बेस पे पूरा वेट होता है, बट क्या होता है कि अपने कस्टमर की स्टिकीनेस को बनाने के लिए, स्टिकीनेस मतलब कस्टमर मेरा यहां से इधर मूव ना करे
उस स्टिकीनेस को बनाने के लिए क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉफिट या कैपिटल गेन होता है कभी भी, ठीक है, अगर किसी भी कंपनी को कैपिटल गेन होता है तो उस गेन के हिसाब से, यानी पहले तो कैपिटल गेन हुआ, उसमें से माइनस क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूएबल, यानी जिस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड बेसिकली क्यों दिया जाता है, ताकि कोई भी कस्टमर अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के कस्टमर, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी स्कीम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर्स को होल्ड कर सके। समझ में आया? क्लियर है? तो मान लो किसी कंपनी ने 15% का प्रॉफिट कमाया, अब वो चाहती है कि मेरे कस्टमर मुझे छोड़ के ना जाए, तो वो क्या करेगी, डिविडेंड, ठीक है, या कई बार लोग इसे आम भाषा में बोनस भी बोल देते हैं, ठीक है, बोनस डिक्लेयर कर देगी। उससे क्या होता है कि कस्टमर स्टिकी रहता है उसके साथ, कि कोई बात नहीं, कैपिटल गेन कम हुआ, ठीक है, या प्रॉफिट कम हुआ, बट बीच में डिविडेंड प्रॉफिट होता है ना, जो, क्योंकि डिविडेंड हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उनका हमेशा। क्लियर है? अब ये लाइन अच्छी तरीके से समझ लेना, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। यहाँ क्या समझा रहा है, कैपिटल गेन कैन फर्दर, यानी कैपिटल गेन को आगे जाके क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद डिफरेंट टैक्स एप्लीकेबल। मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, कि अगर कोई 3 साल के लिए होल्डिंग करता है तो उसके कैपिटल गेन पे उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेम बात वो कह रहा है कि कैपिटल गेन को दो टर्म्स में डिफाइन किया गया फर्दर, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म हुआ है। तो अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो 3 साल से कम टेन्योर में मैच्योर हो रहा है, या आपने उसका जो स्क्वायर ऑफ है, यानी आपने सेल आउट कर दिया स्कीम को 3 साल से पहले, तो वो कौन सा गेन है आपका, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा? शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा? गाइस क्या पूछ रहा हूं मैं? प्रेम, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी कस्टमर ने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उसने 3 साल से पहले उस इन्वेस्टमेंट को स्क्वायर अप कर दिया, सेल कर दिया, और उसे जो भी कोई कुछ भी पर्टिकुलर कैपिटल गेन हुआ है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे या लॉन्ग टर्म बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। 3 साल से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। इसी रीजन से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, डिफरेंट टैक्स एप्लीकेबल, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे वो 3 साल से ऊपर के होंगे और वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब उसके बाद फर्दर हम जब आगे चलते हैं, तो अब इसमें जैसे इन्होंने बता रखा है कि कुछ चीजें आपको बता रखी है कि जिससे आप मतलब कैलकुलेट करते हो टैक्सेशन को। तो कैपिटल गेन का टैक्सेशन कैसे होता है देख लो। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है कोई, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम रही, कैपिटल गेन 1 साल से कम का हम देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल का रेट क्या है, 15%। क्या है? यानी अगर किसी कस्टमर ने 1 साल के अंदर अपनी कोई भी स्कीम को स्क्वायर ऑफ कर दिया, सेल कर दिया, तो उसको 15% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? बट वहीं पे अगर वो अपनी होल्डिंग को 1 साल से ऊपर लेके जाता है, समझ रहे हो, तो उसको टैक्स कितना पड़ जाता है, 10%। यानी यहाँ कितना डिस्काउंट मिला कस्टमर को, 5% का। समझ में आ रहा है? अब ये आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई कस्टमर ऐसा है, उसने बेचारे ने इन्वेस्टमेंट करा, उसने कोई टेन्योर फिक्स नहीं करा, अचानक से वो 11वें महीने में आता है और अपना अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहा है, तो क्या हम उसको सजेस्ट नहीं करेंगे कि सर आप 1 मंथ वेट कर लोगे तो आपको कितने का बेनिफिट हो जाएगा, 5% का लॉस आपका बचेगा, तो टैक्स लगना है ना। तो क्या पता कस्टमर जो 11वें महीने के बाद आया है 1 महीने रुक भी सकता है ना, क्या पता, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब लेस देन 3 इयर्स, अगर डेप्थ रिलेटेड कोई भी फंड है, कौन सा फंड है, नॉन इक्विटी फंड है, ध्यान रखना,
कौन सा फंड है गाइस? नॉन इक्विटी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 3 साल वाली कंडीशन दिखाई नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कंडीशन दिखाई है? 1 साल से कम, 1 साल से ज्यादा, ठीक है। यहीं पे अगर हम कर देते हैं, अगर डेप्थ फंड है या नॉन इक्विटी फंड है, तो 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। अभी इंडेक्सेशन अब आगे बढ़ेंगे, पर इंडेक्सेशन करने के बाद उसका 20%। अब इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है समझो। मान लो आज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, क्या किया? मोटा मोटा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं इंडेक्सेशन का। आज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, समझ लो गाइस। अब मान लो आज 22 है, अब इसी 1 लाख की 2025 में क्या वैल्यू हो जानी चाहिए आपके हिसाब से? आज 1 लाख रुपया है मेरे पास 2022 में, यही 1 लाख रुपए की 2025 में आपके हिसाब से कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 साल के बाद? 10% अगर हम इन्फ्लेशन मान लेते हैं तो 30% का हाइक हो जाएगा इसमें 3 साल में। अब अगर हम इसका 30% निकालते हैं तो यानी इसकी वैल्यू हो जाती है 1,30,000 रुपए। कितनी हो गई? कितनी हो गई गाइस? 1,30,000। तो होता क्या है कि अगर मान लो किसी कस्टमर ने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करा, ठीक है, और उसने 3 साल वेट करा, और 3 साल के बाद उसको मिलते हैं, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए, तो टैक्स कैसे लगेगा? पहले ये देखा जाएगा कि जो उसने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट करा था उसकी 3 साल के बाद वैल्यू क्या हो रही है। तो 1 लाख की 3 साल के बाद हमने क्या वैल्यू निकाली? कितनी वैल्यू निकाली गाइस? 1.3, ये वैल्यू निकाली ना। अब 1.5 में से 1.3 माइनस कर दो, कितना होता है? 0.2 आएगा। अब इस पे उसको टैक्स पड़ेगा, इसका भी 20%। समझ में आया? क्लियर है? अब कस्टमर कहता है, ठीक है, आपको कि सर एक चीज बताओ कि मैं इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करूं डेप्थ फंड में, ठीक है। इक्विटी फंड में तो कम टैक्स पड़ रहा है ना, देख रहे हो, और डेप्थ में ज्यादा नहीं लग रहा, 20%, 30, ये 20%। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको 15% जो देना है वो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से कैलकुलेट हो रहा है। क्लियर है? या प्रॉफिट मान लेते हैं, प्रॉफिट गेन पूरा जा रहा है आपका। यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट गेन हो रहा है ना, आप इस तरह समझो इसको सिंपल सा, कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उस पर आपको 50,000 का गेन हुआ, तो इस 50,000 का पूरा 15% जा रहा है, ठीक है। इस 1 लाख की वैल्यू कोई काउंट नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, गवर्नमेंट ने बोला कि सर 1 लाख है तो 1,30,000 हो चुके होंगे, समझ रहे हो, 3 साल बाद। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको 50 का नहीं पड़ा टैक्स, क्योंकि गेन आपको 50 का हुआ ना, बट क्या हुआ, 30,000 रुपए का भाव भी बढ़ गया ना 1 लाख का, तो आपको जो टैक्स पड़ा यहाँ पे पड़ा खाली 20,000 रुपए का। तो 20,000 का अगर हम 20% निकालते हैं तो वो ज्यादा है, या 50,000 का 15% निकाले वो ज्यादा है? कैसे? ये ज्यादा हो गया ना, इसीलिए हमेशा कस्टमर यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? इसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया बोलो। बोलो गाइस, किसको समझ नहीं आया? क्लियर है? अब एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स, अब यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस दी हुई है। एग्जम्पशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं छूट दी हुई है, ठीक है। अब एग्जम्पशन बेसिकली क्या हुआ, अप टू 1 लाख। अब इसमें क्या बोलता है, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ इक्विटी शेयर, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गेन चेक कर रहे हैं, और कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीजें ना बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि कैपिटल गेन की बात हो रही है, इक्विटी शेयर की बात हो रही है, एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में ही है, ठीक है।
The tax applicable only on the capital gain above 1 lakh. The first 1 lakh worth of long term capital gain for from his category in tax exempt. क्या समझ में आता है इसे? अगर आदमी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इक्विटी बेस्ड उसका फंड है, तो शुरू का जो 1 लाख रुपया होगा उस पर उसको कोई टैक्स नहीं जाएगा। अबव 1 लाख जो होगा, यानी 1 लाख से ऊपर का जो भी उसका पैसा है, ठीक है, मान लो कस्टमर ने क्या करा, समझो एक कस्टमर है, उसने 90,000 रुपए इन्वेस्ट करा। कितना करा? 90। और एक ने करा 1.2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रही है गवर्नमेंट कि यहाँ पे जो कैपिटल गेन हुआ इसको 90,000 पे, उस पर कोई टैक्स नहीं लेना है। यहाँ पे क्या बोल रही है गवर्नमेंट कि ठीक है, आपने 1 लाख से ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका कैपिटल गेन, यानी 1 लाख से ऊपर आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है? 20,000 रुपए। समझ में आ रहा है? अब इस 20,000 रुपए पे जो भी आपने कैपिटल गेन करा है उस पर आपको टैक्स देना है। क्लियर हुआ? पर ये क्या पॉसिबल है? जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी लिंक्ड पे, तो 1 लाख की छूट भी देती है यहाँ पे। यानी अगर कोई छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं तो उनको आप ये भी कर सकते हो, जो 50,000 1 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? और नहीं भी करते, बड़ा इन्वेस्टर भी है तो भी पहले 1 लाख की तो छूट मिलेगी ना उसको। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद जैसे यहीं पे इसका सेम एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि 1,10,000 हो गया तो जो ऊपर का 10,000 है उस पर उसको टैक्स देना है। ठीक है, क्लियर है? अब डिविडेंड पे टैक्स कैसे लगता है ये देखो, ध्यान दो। अभी हमने करा था कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, पर अब हम करेंगे डिविडेंड पे कैसे टैक्स होता है। ठीक है, अब डिविडेंड पे क्या होता है, न्यू रेजिमा क्या है इसका, एज पर द अमेंडमेंट्स मेड इन द बजट 2022, यानी 2022 के बजट में जो चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, डिविडेंड ऑफर बाय एनी म्यूचुअल फंड टू द इन्वेस्टर आर एडेड टू देयर ओवरऑल इनकम एंड टैक्स आर रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स स्लैब। यानी जो भी डिविडेंड किसी भी कस्टमर को मिलता है, उस डिविडेंड के मिलने के बाद कस्टमर जिस टैक्स स्लैब में पहुंच जाएगा उस टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको टैक्स देना है। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि 2.5 तक जीरो टैक्स है। कितना है? कितना है गाइस? जीरो। और इसके ऊपर अगर है कोई भी इन्वेस्टमेंट टिल 5 लाख तक अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की रेंज में, उसमें है 10% टैक्स। ठीक है, अब मान लो किसी कस्टमर ने पूरे साल भर में 2 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और उसको अचानक से डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, कहीं से उसको डिविडेंड आ गया 60,000 रुपए का, तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई? पहले 2 लाख थी, अब कितनी हो गई? 2.6। अब उसकी जो 2.6 इनकम हो गई है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि टैक्स स्लैब से जहां से वो जहां मूवमेंट करेगा उसके हिसाब से उसका टैक्स लगेगा। अब पहले वो 2.5 लाख के नीचे था तो टैक्स कितना पड़ रहा था उसे? जीरो। अब 2.6 होने की वजह से 2.5 लाख से ऊपर आ गया, अब उसको टैक्स पड़ेगा 10% के हिसाब से। तो 2.5 लाख से ऊपर कितने ज्यादा है इसके पास पैसे? 10,000। तो 10,000 का 10% उसको टैक्स देना है। क्लियर है? ठीक है, सेम उसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। अब सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी जो भी सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उसमें कौन से टैक्स पे किए जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन बेसिकली मतलब क्या हुआ, जो भी हम सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या जो भी हम एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उन सभी ट्रांजेक्शन में सभी तरह के ट्रांजेक्शन में कुछ टैक्सेस होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। व्हेन इन्वेस्टर सेल यूनिट, ठीक है, ऑफ एन इक्विटी फंड इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी जब भी कोई इन्वेस्टर अपनी इक्विटी फंड को सेल करता है स्टॉक एक्सचेंज में, और मेक रिडम्पशन रीपर्चेज, यानी रिडम्पशन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, या रीपर्चेज कर रहा है, दे विल हैव टू इंक्योर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी उनको सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा या बेयर करना पड़ता है। समझ में आ रहा है?
यानी अगर कोई भी आदमी अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है या रिडीम कर रहा है या रीपर्चेस कर रहा है, इन सभी कंडीशंस में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन होगा और उसकी वजह से सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हमें पे करना है। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा, अब एसटीटी कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी कौन सी स्कीम्स में एसटीटी लगेगा और कौन सी स्कीम्स में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बताते हैं एसटीटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रिडक्शन और स्विचेस टू अदर स्कीम ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वेदर सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और अदरवाइज। यानी इक्विटी से रिलेटेड या इक्विटी ओरिएंटेड कोई भी स्कीम होगी, उसका रिडम्पशन या स्विच किया जाएगा, चाहे स्टॉक एक्सचेंज पे हो या किसी और तरीके से हो, वहां पे एसटीटी एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? अब अदरवाइज का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी सिक्योरिटीज, ट्रांसफर कर दी किसी के नाम पे, सिक्योरिटीज ट्रांसफर भी होंगी ना। मान लो किसी के फादर के नाम पे सिक्योरिटीज थी, उन्होंने अपने बेटे को नॉमिनी कर दिया, फादर एक्सपायर हो गए, तो उसमें सेल परचेज नहीं होता ना। अगर एक पापा से उसके बेटे को प्रॉपर्टी जा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि बेटे ने खरीदी है या बाप ने बेची है ना। तो इसीलिए अदरवाइज वर्ड यूज किया है, पर ये सभी तरह के ट्रांजेक्शन में एसटीटी एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड है स्कीम। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ यूनिट ऑफ एन इक्विटी स्कीम, इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑफ ट्रांजेक्शन इन डेब्ट सिक्योरिटीज और डेब्ट म्यूचुअल स्कीम्स। क्या बोल रहा है? अगर कोई इक्विटी स्कीम हुई, समझना, एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और एक हो गई डायरेक्टली कोई इक्विटी स्कीम है। अगर वो इक्विटी स्कीम परचेज कर रहा है, ठीक है, ओके, या फिर डेब्ट सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है या डेब्ट म्यूचुअल स्कीम कर रहा है, यानी इन्होंने देखो यहाँ पे दो कंडीशन बना दी। एक कंडीशन बना दी आपकी, मतलब एक कैटेगरी बना दी उन्होंने आपकी, इक्विटी हाँ, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। दूसरी कैटेगरी इसने बनाई इक्विटी स्कीम, दूसरा डेब्ट, तीसरा डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यानी इन तीनों के केस में एसटीटी नहीं लगेगा। ये तीनों एक तरफ कर दिए, यानी इक्विटी स्कीम, आप कंफ्यूज मत होना वरना आप ये सोचोगे कि यहाँ इक्विटी ओरिएंटेड है और यहाँ पे क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है इक्विटी स्कीम में। तो अगर इक्विटी स्कीम है, ठीक है, कोई भी, कौन सा है, डेब्ट सिक्योरिटीज है, ठीक है, और या फिर कोई भी डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो उसमें एसटीटी नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होगा तो उसमें एसटीटी लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पशन है कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ऑफ 0.001% is leased by government to the investor who sell their securities, ठीक है, ऑफ एन इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। यानी इसमें गवर्नमेंट जो यहाँ पे टैक्स ले रही है, मैंने बताया ना कि इक्विटी ओरिएंटेड कोई स्कीम होगी तो इसमें गवर्नमेंट आपसे जो भी टैक्स लेगी उसमें आपको डिस्काउंट दे रही है। कितना? 0.001 यहाँ पे आपको डिस्काउंट दे रही है। अच्छा गाइस, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में डिस्काउंट दे रही है, यहाँ पे क्यों नहीं डिस्काउंट दे रही 0.001 का? गाइस, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट आपको ये डिस्काउंट देती है ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं देती डिस्काउंट इस पे सेगमेंट पे? अरे सोचो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है तो डिस्काउंट क्यों देना है? अभी तो मैंने बताया
कि गवर्नमेंट ने क्या करा, आप इसे क्लियरली दोबारा समझ लो एक बार, कि एसटीटी मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होगा तो उस ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी बनाई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और दूसरी कैटेगरी बनाई इक्विटी स्कीम या फिर डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये तीन कैटेगरी में गवर्नमेंट ने बोला एसटीटी नहीं लगेगी, बट इस कंडीशन में एसटीटी लगनी है, पर उसमें भी गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 0.001% का। मैंने क्वेश्चन पूछा कि यहां डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे, बोलो। टैक्स ही नहीं है केवल यहाँ पे, तो फिर क्यों डिस्काउंट क्यों देना, है ना। जब टैक्स ले ही नहीं रहे तो डिस्काउंट किस चीज में दें, ठीक है। फिर STT is not applicable on purchase of units of an equity scheme. It is also not applicable to the transaction in debt securities, debt mutual fund. ठीक है, वो मैंने जो आपको ऊपर समझाया और ये चीज आपको नीचे भी बता दिया। अब उसके बाद TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। वो डिडक्टेड एट सोर्स जो मैंने आपको बताया था ना कि बैंक आपका डेबिट कर देता है, आप FD कराते हो, ठीक है, और FD कराने के बाद आप 15G का फॉर्म नहीं भरते हो, ठीक है, तो जितना भी आप इंटरेस्ट ऑकर होता है आपका, अगर आप साल में 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट कमाते हो तो उस इंटरेस्ट का 10% एज अ TDS आपका बैंक आपके इंटरेस्ट में से डेबिट कर देगा और ट्रांसफर कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्या समझ में आया। और इसमें तो अलग ही दिखा रखा है, न्यू रेंज जो म्यूचुअल फंड मार्केट में है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, ठीक है, DTD is abolished and only AMC is required to deduct TDS at 10% of the distribution of dividend provided that the dividend paid per investor exceeds 5,000। यानी अगर किसी भी कस्टमर को एक साल में 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका 10% TDS कट जाएगा। कितना परसेंट, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक में FD कर रहे हो, 15G आपने फाइल नहीं किया है तो 10,000 से ऊपर का आपका जो भी इंटरेस्ट आया अगर पूरे साल का तो TDS डेबिट हो जाएगा। और वहीं अगर आप सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हो और आपको कोई डिविडेंड मिलता है और उसकी वैल्यू 5,000 से ऊपर है तो आपका TDS डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, ठीक है। पहले का जो अभी तो ये तो न्यू रेगमा आ गया, प्रीवियस रेगमा था, ठीक है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं क्योंकि एबॉलिश हो चुका है, ठीक है। तो उसमें रूल ये होता था कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते थे ना उनको TDS नहीं लगता था और नए इन्वेस्टर्स को TDS लगता था, ठीक है। बट अब ये रूल पूरा हटा दिया, अब सीधा है कि जिसको भी डिविडेंड मिलेगा, कोई भी कस्टमर हो, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे न्यू हो, चाहे रिपर्चेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर कोई भी कस्टमर को डिविडेंड मिलेगा तो 5,000 से ऊपर उसका टैक्स लग जाएगा। क्लियर है। फिर जीएसटी तो आप लोग को बताने की कोई जरूरत नहीं है ना, जीएसटी तो पे कर रहा है ना सब कुछ, है ना। तो जैसा जीएसटी एप्लीकेबल होता है आपका गुड्स में, वैसे यहाँ पे सर्विसेज और म्यूचुअल फंड में जो भी आप सर्विसेज ले रहे हो उन सब पे, या जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो भी आप गेन्स कर रहे हो, उन सब पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी जो हम बात कर रहे थे, तो कौन सा फंड है, ELSS जो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कोई भी इक्विटीज लिंक्ड सेविंग स्कीम है तो एटीसी में आपको उसका कवर मिल जाएगा। एटीसी की लिमिट कितनी को बताएगा, वेरी गुड।
यानी 1.5 लाख तक ही। अब यानी कि आपके पास 5 लाख रुपए पड़े, आपने 5 लाख रुपए ईएलएसएस में डाल दिया और आप बोलोगे पूरे 5 लाख का चाहिए, 1.5 लाख तक की छूट मिलती है एटीसी में। ठीक है, ये हो गया इनकम टैक्स का लॉ सेक्शन जिसमें आपको रिबेट मिल रही है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? और यही जो स्कीम है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि द बेनिफिट अवेलेबल 1.5 लाख पर ईयर, ठीक है, इफ द टैक्स पेयर इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी अगर वो एचयूएफ का पार्ट है और इंडिविजुअल का पार्ट है तो उसको 1.5 लाख की छूट मिलेगी, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। द स्कीम हैज लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जिस दिन से इन्वेस्ट करोगे उसके 3 साल तक अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिलता है आपको ईटीसी में। क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? एक वर्ड आता है सेटिंग ऑफ एंड डिविडेंड बोनस स्ट्रिपिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड प्रोवाइडेड इन इनकम टैक्स। यानी देखो, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो आपको उसको सेट ऑफ करना है। तो मान लो आपने एक बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करा और आपको लॉस हुआ, तो अगर आपको उस लॉस को रिकवर करना है तो दोबारा आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ेगा या शॉर्ट टाइम के लिए करना पड़ेगा? सोचो। आप सिंपल समझो, अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें आपको लॉस हो गया है, अब उस लॉस को आपको रिकवर करना है, तो जो आप नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे वो आप लॉन्ग टर्म करोगे या शॉर्ट टर्म करोगे? सोचो। बड़ा गड्ढा छोटे टाइम में भर सकता है? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है यानी बड़ा लॉस हुआ होगा ना, लंबे टाइम तक हुआ है। आपके पास एक आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त बोलता है यार मुझे तो थोड़ा सा लॉस हो गया पिछले महीने, बाकी सब ठीक है। एक कह रहा है यार मैं तो पिछले 5 साल से नुकसान पे ही चल रहा हूँ। तो आपके हिसाब से जिसको थोड़ा सा लॉस हुआ है उसका ज्यादा बड़ा लॉस हुआ होगा, जो 5 साल से लॉस में चल रहा है उसका बड़ा लॉस हुआ होगा? अब वो 5 साल वाला जितना बड़ा गड्ढा उसने खोद दिया है लॉस का, उसकी रिकवरी छोटे से काम से छोटे से टाइम में हो जाएगी या टाइम लगेगा रिकवरी के लिए? तो सीधी सी बात है ना, आम भाषा में क्या बोलते हैं कि लंबी बीमारी का इलाज लंबा, पर छोटी बीमारी का इलाज छोटा भी हो सकता है लंबा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई बीमारी लंबे टाइम से चली आ रही है तो समझ जाओ वो एक दिन में तो ठीक होने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है ना बात? तो अगर कोई लॉस लंबे टाइम से चला आ रहा है तो उसको सेट ऑफ करने में आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में रिकवर किया जा सकता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है आपको कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ बाय, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसको आप कैसे रिकवर करोगे? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, शॉर्ट टर्म करोगे, या क्या करोगे? सही में लिखा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो क्या करोगे? तो शॉर्ट टर्म में हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब डिविडेंड स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है? देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो कोई कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस है आज 10 रुपए पे, ठीक है, और वो 15% का ग्रोथ भी दे रही है। अब मान लो अचानक से वो अपने सारे कस्टमर्स को 5% का, या 5% तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1% का डिविडेंड दे देती है अपने सारे कस्टमर्स को। तो आपके हिसाब से जैसे डिविडेंड मार्केट में बटेगा, जैसे मार्केट में आएगा, इस स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, या डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सीधी सी बात है, अगर आपका इन्वेस्टर आपसे खुश है तो लोगों में डिमांड आएगी, लोग नए लोगों को पता लगेगा अरे अच्छा ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो वो ऐसी कंपनियों से अपना इन्वेस्टमेंट निकालेंगे जहाँ डिविडेंड नहीं मिलता, वो ऐसी कंपनी की तरफ दौड़ेंगे जहाँ डिविडेंड भी मिलता है। तो क्योंकि और नए इन्वेस्टर आप में ऐड होंगे
तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिमागदार होते हैं, उनको ये पता होता है कि कौन सी कंपनी का डिविडेंड आने वाला है, तो वो क्या करते हैं, डिविडेंड आने से जस्ट पहले परचेज कर लेते हैं, और जैसे डिविडेंड आता है स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है, जैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है सेल कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड स्ट्रिपिंग। समझ में आया? अब ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखो, अगर आपको किसी लीगल तरीके से पता चल रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपको लीगल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, आपको ऑथेंटिक तरीके से पता चल रहा है कि किसी कंपनी का डिविडेंड आने वाला है, और तब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये सही है। बट अगर कोई कंपनी इस चीज को नहीं बता रही, छुपा के रख रही है, और तब आप ये काम कर रहे हो, तो ये इलीगल है, क्योंकि आप कंपनी नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि हम डिविडेंड इशू करने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है? फिर सेम बोनस स्टेटमेंट भी वही हो गई कि बोनस जब आने वाले हैं उससे पहले परचेज कर लो, बोनस जब आ जाए उसके बाद निकल जाओ। क्लियर है? अब एमसीक्यू पे आए थे फटाफट से। रिडम्पशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम वुड अट्रैक्ट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑफ एन इन्वेस्टर, यानी इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें इन्वेस्टर को सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा तब होगा, मल्टी कैप फंड लेगा तब होगा, लिक्विड फंड लेगा तब होगा, या ओवरनाइट फंड लेगा तब होगा। आ गया क्यों? मैंने आपको बताया ये कौन सा हो गया, डेप्थ। लिक्विड फंड आ गया डेप्थ में, ओवरनाइट फंड आ गया डेप्थ में। ये कौन सा है, इसने क्या बोला, मल्टी कैप बोला है। देखो, अगर ये इक्विटी स्कीम होता ना तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में होता है, ये क्या है, मल्टी कैप है, देख रहे हो? तो इसकी वजह से ये कौन सा स्कीम हुआ, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ये। कौन सा है ये कोई सिंगल इक्विटी स्कीम नहीं है गाइस। समझ में आ रहा है क्यों? है ना? तो ये इसलिए इसका आंसर हो गया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। देखो, किसी भी चीज को सॉल्व करने का सीधा तरीका क्या है, या तो आपको तीन सही आंसर पता है या आपको एक गलत आंसर पता है। क्लियर है? तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें इसमें कंफ्यूजन है, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि सिक्योरिटी तो आपके डेप्थ में आ गया, लिक्विड फंड मैंने आपको बता रखा कि हाई वॉल्यूम फंड होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क जीरो यानी बिल्कुल लो रिस्क रखा जाता है, इसलिए ये भी डेप्थ में आगे। ओवरनाइट फंड भी हाई वॉल्यूम फंड है, ठीक है, इसमें भी रिस्क हमेशा लो लगता है। तो डिविडेंड हो गया तो बचा ये। तो या तो आपको तीन गलत मतलब सही आंसर पता है और एक गलत पता है, दोनों कंडीशन में आंसर सही हो जाएगा आपका। इन द नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यानी ध्यान दो, नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज, क्या होगा, नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ध्यान रखना, 20%, 10% of indexation, 20% without indexation, 10% without indexation। बोलो। अब सबसे पहले सोचो गाइस, इंडेक्सेशन वर्ड याद आ रहा है कहीं ना कहीं? इंडेक्सेशन वर्ड याद है? जब मैंने बोला कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 3 साल के बाद वो 1 लाख का 1,30,000 रुपए हो गया, तो जो 30,000 रुपए ऊपर गया है इसको हम इंडेक्सेशन बोलते हैं। याद है? इसमें कहीं पे भी मैंने विदाउट वर्ड यूज करा था? तो विदाउट वर्ड मैंने कहीं यूज ही नहीं करा था, तो पहले तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब रह गए दो ऑप्शन। अब याद करो, कहीं पे भी हमने 20% या 10% में से कोई फिगर याद आ रही है आपको इंडेक्सेशन के साथ? 20% याद आ रही है ना? इस तरीके से भी इसका आंसर याद किया जा सकता है। देखो, मैंने आपको पहले बताया था, एसटीडी में देखो याद है, दो कैटेगरी बनाई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने
चार्ट देखा था एक, याद है ये चार्ट? अब यहाँ पे याद है 20% था, तो एक तो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने विदाउट वर्ड यूज ही नहीं करा था। दूसरा, जब मैंने विदाउट वर्ड यूज ही नहीं करा तो 10% का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 10% होता है इक्विटी में। डेप्थ में दोनों कंडीशन में 20% बोला था। इस तरीके से याद भी रख सकते हो तुम लोग। समझ में आया? तो क्वेश्चन आया एकदम से, वहां उसके सामने हथियार नहीं डाल देते कि यार इतना भयंकर क्वेश्चन आ गया, क्या पूछना चाह रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, विदाउट वर्ड तो मैंने यूज ही नहीं करा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, बच्चे ये दोनों। तो इसमें 20% आपको याद आने लग जाएगा, क्योंकि विदाउट इक्विटी की बात हो रही है, यानी डेप्थ की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब the income tax allow setting of the short term capital loss against long term capital gain, straight true and false। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कवर कर सकते हैं। सही है या गलत है? सही है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से कवर करना चाहते हैं, तो हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है। समझ में आई बात? बट अगर लिखा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और इसे हम शॉर्ट से करना चाहते तो कर सकते हैं, फॉल्स। समझ में आ गया गाइस? फिर द इनकम, ये तो वही आ गया आंसर। फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ईएलएसएस आर एलिजिबल डिडक्शन अंडर एटीसी, जो हमने पढ़ा था इन द इनकम टैक्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अप टू विच अमाउंट, यानी एटीसी में जो आप कवर लोगे वो कितने लाख तक का ले सकते हो? 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। ठीक है। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ इक्विटी शेयर, यानी लॉन्ग, देखो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, जब भी बड़ा क्वेश्चन दिखे ना उसको ब्रेकआउट करो। इन केस ऑफ, यानी किसके केस में? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का केस है, अराइज हुआ है इक्विटी शेयर्स है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है गाइस और इक्विटी शेयर पे हुआ है एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे हुआ है। द टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द कैपिटल गेन अबव 1 लाख, यानी इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट है, अगर उसका कैपिटल गेन 1 लाख से, मतलब सॉरी, उसका उसको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो कैपिटल गेन 1 लाख तक नहीं लगता। सही है गलत है? ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपका चैप्टर 8 पूरा हो जाता है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, जितने लोग रेगुलर बेस पे चाहे वीडियोस देख रहे चाहे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बट कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा हो इंफीरियर की मेरे को नहीं अब ये एग्जाम समझ में आएगा? सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रेकआउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ब्रेकआउट करोगे, हिंट में आपको बताता जा रहा हूं कि आपको गलत आंसर पता है तो भी आप सही को पहचान सकते हो, आपको एक सही पता है तो भी आप पहचान सकते हो, आप अदर ऑप्शन जो आपने सुने ही ना हो वो ट्रिक लगा सकते हो। यानी पहले क्वेश्चन को समझो वो बोलना क्या चाह रहा है। अब हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको, ये चाहे तो डायरेक्टली डेप्थ बोल सकता है पर हमेशा बोलेगा नॉन इक्विटी, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको इक्विटी वाला याद आने लगे आंसर। क्लियर है? ठीक है गाइस, होप कोई डाउट नहीं है तो एग्जिट करें क्लास। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय, गुड नाइट।